That is NMR spectroscopy. So this is a short presentation that will delve into this topic so much so that you can get a very brief and very wide idea in such a short period of time about this topic, that is NMR spectroscopy. So let us start this topic. So basically, what is spectroscopy? Spectroscopy is the study of interaction of. So what is spectroscopy? Spectroscopy is the study of interaction of EM radiations with matter which may result in absorption, transmission, emission, reflection, rotation of EMR. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट कॉमनली नोन एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि जब हम हमारी जो भी मैटर होती है उसके साथ में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या बेसिकली एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन या एमिशन किस तरह का प्रोसेस वहाँ पर होता है, दैट इज स्टडीड अंडर द डोमेन दैट इज एनएमआर, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम मोस्ट कॉमनली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। So this NMR is a technique which is based on the absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region 4 to 900 megahertz by nuclei of atoms. हमारा एक absorption pattern होता है, visible region, radio frequency region, gamma rays, UV rays, उसमें एक हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन होता है जिसके अंदर हमारी कोई भी न्यूक्लियाई होती है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो यानी कि जो हमारी न्यूक्लियाई होती है वो बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन के अंदर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। यानी कि जब आप किसी भी न्यूक्लियस को, जैसे सपोज वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या वो किसी एटम का न्यूक्लियस हो, तो उसको जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की जो एनर्जी है, दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, उनसे जब आप उसको स्ट्राइक कराते हो, जिसकी वेवलेंथ रीजन कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी रीजन कितना होता है, 4 से 900 मेगाहर्ट्ज, जब तब हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियर स्पिन में चेंजमेंट आता है। यानी कि न्यूक्लियर स्पिन्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन्स में बदलाव होता है। So proton nuclear magnetic resonance spectroscopy, this is the most powerful tool for elucidating number of hydrogen or proton in the compound. Basically, this spectroscopy determines physical and chemical properties of atoms or molecules in which they are contained and provide detailed information about structure, dynamics, reaction rate और chemical environmental molecules. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के कारण, क्योंकि न्यूक्लियस में ही ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो इससे हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है अबाउट दिस एटम, अबाउट द मॉलिक्यूल, कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे है, डायनेमिक्स कैसी है, रिएक्शन स्टेट कैसी है, केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है मॉलिक्यूल्स का। इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारी कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं। जैसे हाइड्रोजन बेस्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन बेस्ड होती है, ऐसे ही फ्लोरीन बेस्ड, कार्बन बेस्ड और फॉस्फोरस बेस्ड, अलग अलग एलिमेंट्स पे बेस्ड अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज पाई जाती हैं। मोस्ट कॉमनली हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे वो हम हाइड्रोजन बेस्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, 1H एनएमआर बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए हम इसको H एनएमआर भी बोल देते हैं, H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको हम बोल देते हैं। थियोरी ऑफ एनएमआर, थियोरी ऑफ एनएमआर दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो मास है उसका रिलेशन कैसा है। स्पिन क्वांटम नंबर आई को हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसका रिलेशन विद एटॉमिक नंबर और विद मास नंबर कैसा है फॉर वेरियस एटम्स, उस बेस पे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ हो, हाफ का कोई इंटीजर हो, या तो हाफ हो या तो हाफ का कोई इंटीजर हो, उसमें दो चीज़ें हमें हमें हमारे पास आती हैं कि वहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही कैसे होते हैं, हमारे ऑड। जैसे हाइड्रोजन, उसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है और उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों हाफ है। ऐसे ही जब स्पिन क्वांटम नंबर आए, दैट इज अगर वो हाफ होगा, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर
एक केस और भी आ सकता है जिसमें ऑड मास नंबर हो और ऑड एटॉमिक नंबर हो और इवन मास नंबर हो, तो उस केस में 13 कार्बन बेस्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगी। अगर स्पिन क्वांटम नंबर इंटीजर है तो फिर चांसेस कोई नहीं बनता, सिर्फ एक ही का चांस बनता है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर उसमें ऑड ऑड कौन सा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए आपका मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, इवन। तो उस बेस केस में हम ड्यूटेरियम बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं। और अगर हमारे पास ज़ीरो क्या आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो, तो फिर कोई केस नहीं बनता, सिर्फ एक केस बनता है, इवन होने चाहिए दोनों, और उसमें हम 12 कार्बन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। एलिमेंट विद ईदर ऑड मास और एटॉमिक मास नंबर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर की एक स्पिन मोशन होती है। न्यूक्लियस अपनी पर्टिकुलर जिस स्टेट में वो है उस स्टेट में अपनी एक स्पिन मोशन न्यूक्लियस करता है। If an external magnetic field is applied, the number of possible orientations will be 2i+1। अब न्यूक्लियस की एक स्पिन ओरिएंटेशन होती है, या तो वो अपनी स्पिन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, या वो अपनी न्यूक्लियर स्पिन को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर सकता है। या तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर सकता है जैसे ये, या वो अपनी न्यूक्लियर स्पिन को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर सकता है जैसे कि ये। अब किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, वो किस फार्मूले से निकलती हैं, उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, दैट इज दिस 2i+1। इसका मतलब ये है कि अगर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद किसी न्यूक्लियस की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं जिनमें वो उस अपनी आप को स्पिन करा सकता है, अपनी स्पिन मोशन कर सकता है, तो वो कितनी होंगी, 2i+1। जैसे अगर सपोज करो हाफ, हम लेके चलते हैं हाफ, यानी कि आई की वैल्यू है हाफ, और आपने नीचे से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है उसकी कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी, 2i+1 से दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस, यानी कि प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ, प्लस का मतलब होता है अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस की सेंस को बताता है प्लस और माइनस। अगर आप प्लस डिनोट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्पिनिंग मोशन है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है, बट हमारी जो स्पिन मोशन है न्यूक्लियस की वो अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जो स्पिन स्टेट है वो कैसी है। सपोज अगर उसकी स्पिन स्टेट प्लस हाफ है तो उसकी स्पिन मोशन कैसी होगी, अपवर्ड, या हम यूँ कहें कि विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो उसकी स्पिन स्टेट हाफ माइनस है, माइनस यानी कि नेगेटिव साइन के अंदर है, तो उसकी जो मोशन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, या हम ये कहेंगे कि अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसकी न्यूक्लियर स्पिन मोशन होगी। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर देखो, जब हम कोई फील्ड नहीं लगाते, जब हम कोई भी फील्ड नहीं लगाते, तो हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। हो सकता है कोई अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है वो किसी किन्हीं इनके बीच की किसी स्क्यू डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। ज़रूरी नहीं है अपवर्ड हो डाउनवर्ड, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड हो। जैसे इसको हम ना तो अपवर्ड कहेंगे ना तो इसे डाउनवर्ड कहेंगे, ये पर्टिकुलरली किसी इन बिटवीन स्क्यू डायरेक्शन है। सपोज दिस इज ऑल्सो नॉट एन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ऐसी अलग अलग तरह की डायरेक्शंस के अंदर आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अरेंज होते हैं। लेकिन जब हम एक अप्लाइड फील्ड लगा देते हैं, यानी कि जब हम कोई ना कोई फील्ड लगाते हैं, तब हमारी न्यूक्लियस की दो तरह की न्यूक्लियर डायरेक्शंस होती हैं, स्पिन डायरेक्शंस दो तरह की होती हैं। एक तो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनकी स्पिन मोशन जो होती है वो किस डायरेक्शन की तरफ होती है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, या हम यूँ कहें इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, या तो हम यूँ कहें। एक तो होते हैं इस तरह के न्यूक्लियस, दूसरे कौन से तरह के न्यूक्लियस होते हैं, दूसरे तरह के न्यूक्लियस वो होते हैं जिसकी जो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है और उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन की डायरेक्शन होती है वो दोनों की दोनों अपोजिट होती है, ऑपोजिट। देखो ये दिस,
सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो न्यूक्लियर स्पिन है किस डायरेक्शन में ओरिएंट है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड, व्हेन वी अप्लाई द फील्ड, तो हमारे पास दो तरह के मोशंस होते हैं न्यूक्लियस के, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि एक विद फील्ड और एक अगेंस्ट द फील्ड। नाउ the principle is based on the spinning of nucleus and generating a magnetic field. तो without external magnetic field, विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियर स्पिन्स जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और विद मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलाइन देमसेल्व्स अगेंस्ट भी, और उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, और उसके साथ में उसके विद अप्लाइड फील्ड भी हो सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अप्लाइड फील्ड डायरेक्शन के अंदर भी हो सकते हैं। यानी कि ये बेसिकली वही, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड सपोज एच नोट है और तो कुछ न्यूक्लियाई तो उस इस तरह से अरेंज्ड है, और कुछ न्यूक्लियाई हमारे इस तरह से अरेंज्ड है, यानी कि अलग अलग तरह की डायरेक्शंस है इनकी अरेंजमेंट। दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट और कुछ नहीं है। अब लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस लिक्विड ऑक्सीजन, ये इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, दैट इज ऑफ नो यूज। इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है हुआ है, तो एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एक एनर्जी ट्रांसफर होगा when the spin return to its ground state level, the absorbed radio frequency energy is emitted at the same frequency level। जिस फ्रीक्वेंसी से उसको एब्जॉर्प्शन कराया गया है, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन स्टेट नंबर 1 से न्यूक्लियर स्पिन स्टेट नंबर 2 के अंदर वो जिस भी फ्रीक्वेंसी से गया है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट को वो आते वक्त वापस से रिवर्ट बैक होते वक्त, या वापस से फील्ड में वापस से अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आते वक्त उसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को वो एमिट करेगा। तो ऐसी कोई, तो ये दिस इज अ बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन, कि जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी की उतनी एनर्जी वापस से रिलीज कर देगा व्हेन रिटर्निंग टू इट्स ग्राउंड स्टेट। होता ये है कि जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अरेंज्ड है अप्लाइड फील्ड के, यानी कि अगेंस्ट है अप्लाइड फील्ड के, तो वो ट्रांजिशन करके जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को उसके ऊपर गिराते हैं, फॉल ऑफ करते हैं, तो वो अपनी उस पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ के और अपनी दूसरी स्टेट में चला जाएगा, यानी कि वो अपवर्ड स्टेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि वो हाई स्पिन स्टेट में चला जाएगा फ्रॉम द लो स्पिन स्टेट। Now emitted radio frequency signal that gives the NMR spectrum the concerned nucleus and is directly proportional to the strength of applied field। अब जो ये emitted radio frequency region है, that give the, इसी की वजह से हमारा NMR स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड के प्रोपोर्शनल है, कि जितनी भी अप्लाइड फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ के बराबर की ही एनर्जी होगी जो वो इसको एमिट करेगा। जैसे सपोज करो जितनी भी हम फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी जो उनका जो एनर्जी गैप होगा वो बढ़ता जाएगा। तो जितना उनका एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी उसको चाहिएगी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर स्पिन स्टेट टू हायर स्पिन स्टेट। तो जब वो वापस से ट्रांजिशन करके रिवर्ट बैक होगा, यानी कि रिलैक्स स्टेट में आएगा, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आएगा, तो उतनी ही एनर्जी को वो वापस से रिलीज कर देगा। अब अगर वो एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वो रिलीज भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि उतनी ही करनी है उसको। तो दैट मीन्स कितनी एनर्जी को वो वापस से एमिट कर रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी की उतनी एनर्जी वापस से रिवर्ट बैक हो जाएगी। अब ये हमारा होता है एनएमआर स्पेक्ट्रम। दिस इज अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड इन रेफरेंस टू टीएमएस। टीएमएस मतलब टेट्रामिथाइल सिलीन, एक सॉल्वेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं
जब हम रिएक्शन मिक्सचर को मिलाते हैं हमारे सैंपल को, तो किसी सॉल्वेंट में तो मिलाना पड़ेगा। तो वो सॉल्वेंट जो हम लेते हैं दैट इज़ टिपिकली टीएमएस। वैसे और भी सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं बट टीएमएस इज़ आवर रेफरेंस स्टैंडर्ड। टीएमएस ही हमारा वो सॉल्वेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा और भी सारे अलग अलग तरह के सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे ईथर्स वगैरह भी कई यूज़ होते हैं नॉन पोलर फॉर्म के अंदर, बट टीएमएस इज़ वन ऑफ देम विच वी यूज़ वेरी फ्रिक्वेंटली। नाउ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये एक ग्राफ बनता है। टीएमएस को चूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज ये एक केमिकली इनर्ट है। नंबर वन, केमिकली इनर्ट दैट मीन्स वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के खिलाफ एक्शन कर सकता है ये, और ये इनर्ट है यानी कि जल्दी रिएक्शन नहीं करता। मैग्नेटिकली आइसोटोपिक दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं मैग्नेटिकली आइसोटोपिक दैट मीन्स इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से खास कोई फ़र्क पड़ता नहीं, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस हैं वो बहुत अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी के देखने को नहीं मिलते। दूसरी वोलाटाइल है, यानी कि जब हम सैंपल को वापस से हमें रीगेन करना होगा तो हम इसको इजीली, वोलेटाइल है तो इसलिए इसको हम क्या करा सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं सैंपल से। दैट मीन्स इसको हम स्प्लिट ऑफ करा सकते हैं। वोलेटाइल है तो इसीलिए हम इसको पेपर्स की फॉर्म में बाहर कर सकते हैं अपने सैंपल से। और सॉल्युबल है मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। दूसरा, एक इंटेंस सिग्नल देता है। तीसरा, इजीली रिकवरेबल है, रिमूव्ड, हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो है, डजंट मेक एनी इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। नाउ कम्स ऑन टू द केमिकल शिफ्ट। It is the resonance frequency of a nucleus relative to a standard in magnetic field. जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्प्शन हुआ था उसी फ्रीक्वेंसी के विद रिस्पेक्ट टू हमारी ये शिफ्ट देखी जाती है, रिलेटिव टू स्टैंडर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट कॉमनली रेफरेंस कंपाउंड एनएमआर के अंदर है, उसकी हम डेल वैल्यूज़ कितनी लेके चलते हैं। डेल वैल्यू माने डेल इज़ द सिंबल फॉर केमिकल शिफ्ट। तो इसके लिए क्योंकि हम बोल रहे हैं टीएमएस हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसकी जो डेल वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। बिकॉज रेफरेंस कंपाउंड की हमेशा हम जो डेल वैल्यू लेकर चलते हैं वो एक ज़ीरो वैल्यू लेकर चलते हैं। शील्डिंग और डी अपना अब आते हैं दो कंसेप्ट्स। देखो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ न्यूक्लियस High electron density around a nucleus shields the proton from external magnetic field and signals are upfield in the NMR spectrum. सपोज किसी प्रोटॉन के अराउंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो अपने आप को काफ़ी शील्ड करके रखेगा, बिकॉज उसका भी इंड्यूस ज़्यादा होगा। वो अपने आप को ईजिली शील्ड करके रखेगा फ्रॉम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि अप्लाइड फील्ड कम फील होगी, दैट मीन्स ज़्यादा हमें फील्ड को लगाना पड़ेगा, यानी कि अप्लाइड फील्ड की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसको अच्छी खासी फील हो, बिकॉज दैट इज अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक अप फील्ड वहाँ पे अप शिफ्ट आ जाएगा। दूसरा, डिशील्डिंग माने सपोज किसी न्यूक्लियस के अराउंड, प्रोटॉन के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लो है, तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उसकी खुद की भी इंड्यूस कम होगी, अप्लाइड फील्ड ज़्यादा होगी। अप्लाइड फील्ड उसको फील ज़्यादा होगी तो इसीलिए हमें बाहर से ज़्यादा फील्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको ऑलरेडी ज़्यादा फील होगी तो कम फील्ड देने पे भी काम चल जाएगा। दैट इज़ अ डाउन शिफ्ट आ जाएगा, फिर इसका मतलब एक डाउन फील्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। दूसरा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। उसमें 5-6 फैक्टर्स कॉमन होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल शील्डिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जब हम उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स को जब हम सिस्टम्स के अंदर जोड़ देते हैं, किनके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब हम उसको जोड़ देते हैं। कैसे दिखाते हैं अपना प्रभाव? सपोज कोई ऐसा ग्रुप है जो कि काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है उसकी,
तो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, जो भी प्रोटॉन्स होंगी उनकी भी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींच के रखेगा। फिर कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस खींचेगा? प्रोटॉन से ही खींचेगा। दैट मीन्स प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन कम, तो डीशील्डिंग, बिकॉज मैग्नेटिक जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू कम, तो डीशील्डिंग। डीशील्डिंग हुई तो क्योंकि डीशील्डिंग होने से उसकी वैल्यू भी इंड्यूस की कम, उसको फील्ड ज़्यादा होगी, हमें कम लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितनी डीशील्डिंग ज़्यादा उतनी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा। अनाइसोट्रोपी स्पेस इफेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू बी इंड्यूस्ड, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट टू आपकी जो प्रोटॉन्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी है। अगर वो ऐसी है ओरिएंटेशन कि बी इंड्यूस्ड और आपके जो प्रोटॉन्स हैं उनकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि बी इंड्यूस्ड उसको मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है या उसको बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब आपका जो फील्ड है उस प्रोटॉन पर्टिकुलर प्रोटॉन के ऊपर ज़्यादा लगेगा, तो फील्ड ज़्यादा लगेगा तो उसकी शील्डिंग में कमी आ जाएगी, दैट इज डीशील्डिंग, डीशील्डिंग हो जाएगी उसकी। अब इसके बाद बावजूद अगर ऐसा कोई प्रोटॉन है जो कि अपोजिटली ओरिएंटेड है आपके बी इंड्यूस से, यानी कि बी इंड्यूस में वो अपोजिटली ओरिएंटेड है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो शील्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वेंट्रवाल्स शील्डिंग ये भी होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ बल्कियर ग्रुप विल टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द proton. Such a proton will be de-shielded and will resonate at slightly higher value at delta than expected in the absence of this effect. Effect of temperature. Resonance position most is little affected by temperature. इसका खास कोई इफेक्ट होता नहीं टेम्परेचर का। Effect of solvent. तो chemical shift change when the solvent change from CCl4 to CdCl3 is 0.1 ppm. But change to more polar solvents like methanol change is 0.3 ppm. Solvents used in NMR are these. एक्चुअली कुछ सॉल्वेंट्स में ये जो चेंज होता है ये 0.1 ppm तक का ही होता है, जबकि कुछ सॉल्वेंट्स लाइक मिथेनॉल हुआ तो उनमें जो चेंज होता है वो ज़्यादा चेंज देखने को हमें मिलता है। जैसे कि इथेनॉल में ज़्यादा चेंज मिलेगा, 0.3 ppm तक का चेंज मिल सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है? Protons that are involved in hydrogen bonding are typically change the chemical shift values. The more hydrogen bonding, more proton is de-shielded and chemical shift value is higher. जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, बी इंड्यूस की वैल्यू कम। बी इंड्यूस की वैल्यू जैसे ही कम हुई उसकी होगी डी शील्डिंग, क्योंकि बी इंड्यूस ही शील्डिंग करा सकता था, उसी की वैल्यू कम होगी तो होगी डी शील्डिंग। तो जितनी डी शील्डिंग उतनी उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू हाई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो हमारी तो वहाँ पे शील्डिंग और डीशील्डिंग का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर चलती है। जैसे सैलिसिलिक एसिड उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंडिपेंडेंट हो जाती है फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट कॉमन ऑफ NMR इज द हाइड्रोजन NMR। अब इसके सिग्नल्स देखिए। अब हमारा इथेनॉल है सपोज, तो इथेनॉल के अंदर हमारे पास टिपिकली कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं? हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन्स नहीं है, 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं। कैसे कैसे प्रोटॉन्स हैं? एक तो वो प्रोटॉन्स हैं जो CH2 मिथिलीन के प्रोटॉन्स हैं, CH2 ग्रुप के। एक वो प्रोटॉन्स हैं जो मिथाइल के ग्रुप प्रोटॉन्स हैं, जैसे CH3 के प्रोटॉन्स हैं। एक वो प्रोटॉन्स है जो हाइड्रोक्सिल के प्रोटॉन्स हैं, यानी कि OH ग्रुप के प्रोटॉन्स हैं। तो 3 तरह के प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इन तीनों तरह के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यूज भी अलग अलग हैं। इन तीनों तरह के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यूज भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी।
अब हम इन्हीं सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर ये बात करेंगे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स मिले हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे हमें, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स मौजूद हैं। जितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उतने डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे सपोज हमारे पास 3 तरह के प्रोटॉन्स यहाँ पर मौजूद थे। कौन कौन से? एक तो हमारा हाइड्रोक्सिल का प्रोटॉन, एक मिथाइलिन का, एक मिथाइल का। तो हमारे पास टिपिकली 3 तरह के सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। एक क्लोज टू 1 ppm, एक क्लोज टू 4 ppm एंड वन इज क्लोज टू 5 ppm। 4 और 1 ppm के जो क्लोजेस्ट सिग्नल्स हैं वो आप फर्दर फर्दर डिविजिबल है, फर्दर डिवाइड हो चुके हैं, फर्दर स्प्लिट हो चुके हैं, तो उनकी हो चुकी है स्प्लिटिंग। बाकी यहाँ पे हमें देखने को कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं? सिर्फ 3। Position of signals indicates something about magnetic environment of protons. क्या पोजीशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि उसकी केमिकल शिफ्ट कितनी है। रिलेटिव इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट सिग्नल्स। क्या उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी है वो भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उन सिग्नल्स को देने वाले प्रोटॉन्स की नंबर कितनी है। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स या स्पिन स्पिन कपलिंग जिसको बोलते हैं इंडिकेट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ नियर बाई न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स प्रेजेंट। मल्टीप्लिसिटी अगर किसी सिग्नल की आपको कैलकुलेट करनी हो तो वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? वो हम करते हैं n+l रूल से। So this is one of the rule to predict the splitting of proton signals. This is considered by the nearby hydrogen nuclei. ठीक है, n की वैल्यू होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नियर बाई न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है। n कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नियर बाई न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है। नियर बाई न्यूक्लियस, जैसे सपोज अगर 0 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, नेबरिंग 0 हाइड्रोजन एटम यानी कि सिर्फ एक मिथाइल ही है, CH3 है, तो हमारे पास कोई और प्रोटॉन्स हैं ही नहीं क्योंकि कोई कार्बन नहीं है नियर बाई, सो कोई हाइड्रोजन नहीं है नियर बाई। तो इसका मतलब कितनी सिग्नल्स आएंगे? 1 सिग्नल। n+1 करके जब हम उसको करेंगे, n+1 दैट इज 0+1 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो एक सिग्नल। दैट मीन्स 3 मिथाइल प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा। ऐसे ही सपोज आपके पास कौन सा ग्रुप है? CH3CH2 इथाइलिन, इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन सपोज कीजिए कि एक ही हाइड्रोजन आपका नेबरिंग हाइड्रोजन है, और ये हमारी नेबरिंग हाइड्रोजन वाली कब पूरी हो सकती है चाहती है हमारी? जब पूरी हो सकती है जब हमारे पास कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, क्योंकि उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है। सो कंसीडर करो कि एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और 3 CH3 जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। दैट मीन्स कार्बन की तो चारों वैलेंसीज पूरी हैं उस कार्बन की, पर्टिकुलर कार्बन की। लेकिन जब हम CH3 को देखेंगे तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कितने सिग्नल्स आएंगे? दो दो सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं उस पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? सिर्फ 1। तो 1+1 इक्वल्स टू 2। 2 हाइड्रोजन है अगर नेबरिंग हाइड्रोजन वही इथाइल, तो उसमें फिर उस केस में क्या आने वाला है? ट्रिपलेट। स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं। स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन्स ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ NMR स्पेक्ट्रम। स्प्लिटिंग पैटर्न इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एटम एट द नियरबाई न्यूक्लियाई। नेबरिंग न्यूक्लियाई आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं न्यूक्लियस, तो स्प्लिटिंग होने के चांसेस होते हैं। यानी कि एक सिग्नल जो आया था पर्टिकुलरली एज अ सिग्नल, वो सिंगल सिग्नल एक में ना रह के अनेक में टूट जाता है। यानी कि एक सिग्नल जो है वो वास्तव में एक ना रह के 5 या 6 या 3-4 तरह के सिग्नल्स में टूट जाता है। सपोज अभी मुझे ये एक सिग्नल दिख रहा है, बट कुछ देर के बाद इसी के, सपोज ये मेरी उंगली है, ये एक सिग्नल है, बट इसी के ही जब स्प्लिटिंग होगी या इंट्रैक्शंस होगी, न्यूक्लियस इंट्रैक्शंस करेंगे जब आपस में नेबरिंग न्यूक्लियाई, तब ये एक ही सिग्नल 3 में दिखेगा। दैट मीन्स अब ये है तो एक ही सिग्नल, बट ये दिख रहा है मुझे 3 का जोड़ा। दैट मीन्स 3 का जोड़ा है तो इसका मतलब 1 2 3 ट्रिपलेट है।
3 का जोड़ा, दैट मीन्स ट्रिपलेट। स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग। अब स्पिन स्पिन कपलिंग 3 तरह की होती है, सिंगलेट, क्वार्टेट, ट्रिपलेट। 3 का जोड़ा है तो ट्रिपलेट, 4 का है तो क्वार्टेट, और एक ही है सिंगल सिग्नल है तो सिंगलेट है, फिर उसको हम सिंगलेट बोलते हैं। जैसे 3 मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, करने लग रहा हूँ, 3 मिथाइल प्रोटॉन्स हैं तो 3 मिथाइल प्रोटॉन्स का क्या आने वाला है, ट्रिपलेट, बिकॉज ऑफ 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स। जो 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं उसके साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके साथ में फिर CH3 है फाइनली, तो उसका एक सिग्नल आएगा बिकॉज वहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं साथ वाले कार्बन के ऊपर। रूल्स क्या होते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग के? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स डू नॉट शो स्पिन स्पिन कपलिंग एंड ओनली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कपल। केमिकली इक्विवेलेंट मींस जो एक ही कार्बन के ऊपर अटैच्ड हैं, ऐसे प्रोटॉन्स नहीं करते स्पिन स्पिन कपलिंग, सिर्फ वही करते हैं जो कि अलग अलग कार्बन के ऊपर अटैच्ड हैं, सेम कार्बन वाले अलाउड नहीं होते। प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन नॉर्मली विल कपल। एडजेसेंट कार्बन पे सपोज ये जो 2 कार्बन है इन पे जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स लगे हुए हैं इनकी कपलिंग हो सकती है। प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय 1 और मोर बॉन्ड्स विल नॉट कपल। सपोज 4 बॉन्ड से सेपरेटेड कोई प्रोटॉन है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड से सेपरेटेड है कपल तो नहीं करेंगे कपलिंग। ओरिजिन ऑफ सिग्नल स्प्लिटिंग, दिस इज स्पिन स्पिन कपलिंग। ये भी स्पिन स्पिन कपलिंग दिखा रहा है और ये फोटो भी स्पिन स्पिन कपलिंग को दर्शा रहा है। Origin of single splitting in which each arrow represents as SNHP and nuclear spin orientation। फिर बात करते हैं हम कपलिंग कांस्टेंट की। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? दो सिग्नल्स जो हैं उनका जब सिंगल सिग्नल ना रह के 3-4 सिग्नल्स में टूट जाता है, तो जो सिग्नल्स में जो टूट गया वो उसके बाद हमारे क्या होती है, कुछ पीक्स मिलती है हमको। तो उन पीक्स के बीच का, एडजेसेंट पीक्स के साथ वाले पीक्स का जो डिस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। Measurement of splitting effect is based on the distance between the peak in a given multiplet, useful in 1H NMR of a complex structure। इंस्ट्रूमेंटेशन हमने नहीं देखी इस पर्टिकुलर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये सारा काम हम करते हैं। तो वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा NMR स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसका नाम होता है NMR स्पेक्ट्रोमीटर, बिकॉज वो हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है, इसीलिए हम उसको NMR स्पेक्ट्रोमीटर बोल देते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो। सैंपल ट्यूब, जो ये है पार्ट, ये पार्ट देखो इसका, ये ब्राउन ब्राउन सैंपल ट्यूब लिखा हुआ है जो, ये सैंपल ट्यूब के अंदर क्या होता है, हमारा कंपाउंड सैंपल, जो भी सोल्यूट, जो भी कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपके पास है उसको पर्टिकुलरली सैंपल ट्यूब के अंदर ले लिया जाता है, साथ में इसमें सॉल्वेंट मिक्स करके इसको, ये जो साथ में आपको दिख रहे हैं ना ग्रेश ग्रेश कलर के, दे आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इनमें जो बीम होती है, मैग्नेटिक बीम्स जो निकलती हैं, और ये बहुत ही पावरफुल किस्म की बीम्स होती हैं, इसीलिए हम इसको सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, दूसरा, इसके साथ में जो कॉइलिंग हो रखी है ट्यूब्स की, ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, उसके साथ में एक पिंक कॉइल है। वो पिंक कॉइल क्या होती है, देखिए 2 तरह की कॉइल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, एक तो ब्लू टाइप की कॉइल्स, एक है आपको पिंकिश टाइप की कॉइल्स। तो जो
ब्लू टाइप की कॉइल्स हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को लेने के लिए, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज की एमिटेड इनपुट के लिए। जो पिंकिश टाइप की कॉइल्स हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करने के लिए, यानी कि रिसीव रिसीव दैट मीन्स आउटपुट आउटपुट के लिए है, सॉरी रिसीवर गलत इज द टर्म। रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट कॉइल्स हैं। आउटपुट का मतलब जो एनएमआर स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा वो इन कॉइल्स के थ्रू ही तो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, फिर वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए जैसे ये पिंकिश कॉइल्स हैं, ये अपने आप ही ये फोटो आपको कंप्लीट पिक्चर दे रही है। यहाँ से आई हमारी बीम्स, जो ये ब्लू ब्लू आपको दिख रही है दैट इज आवर बीम्स विच आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। उसके बाद जो पिंक पिंक कॉइल्स है ये इन्हीं ब्लू ब्लू जो कॉइल्स के अंदर वेव्स आई थी इनको ले जा रही है इनटू दिस ई सिग्नल्स की फॉर्म में ले जा रही है, इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में इन दिस कंप्यूटर विच एंड सिग्नल्स आर डिस्प्लेइंग ऑन दिस कंप्यूटर स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ अ एनएमआर स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सैंपल ट्यूब, सैंपल होल्डर यानी कि सैंपल को होल्ड करने के लिए, परमानेंट मैग्नेट, जैसा कि बता दिया गया था कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो 60 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। मैग्नेटिक कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करती है व्हेन करंट फ्लो थ्रू देम, स्वीप जनरेटर टू प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द सैंपल। दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करने के लिए जो यूज होता है दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर की जो कॉइल्स होती हैं ये भी हमारे सैंपल के, जो हमारी सैंपल ट्यूब होती है उसके साथ में लगा दी जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर डिटेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसीज एमिटेड एज अ न्यूक्लियाई रिलैक्स एट द लोअर एनर्जी लेवल। जब हमारी न्यूक्लियस रिलैक्स करती है, यानी कि रिलैक्स करती दैट मीन्स रिलैक्स माने जो जो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स उसने एब्जॉर्ब करी थी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को वो जब एमिट करती है तब जो ट्रांजिशन होता है उस प्रोसेस को रिलैक्सेशन प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। सिग्नल डिटेक्टर एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम, electrical signal generated is amplified by means of an amplifier and then recorded. Now this amplifier is a very important tool that is used in this system, क्योंकि इसी से हमारी जो सिग्नल, सपोज कोई सिग्नल ऐसा है जिसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, सॉरी जिसकी जो डिटेक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी जो डिटेक्टेबिलिटी है वो बहुत कम है, सपोज वो बहुत ही नैनो बीम्स के अंदर डिटेक्ट हुआ है, नैनो उसकी सिग्नल्स बहुत ही कम सिग्नल्स हमारे पास देखने को मिले, सपोज एक या दो सिग्नल्स है और वो भी बहुत ही कम इंटेंसिटी का, नैनो इंटेंसिटी का, तो उसको कैसे हम एम्पलीफाई करेंगे, वो हम इसीलिए वो हम एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एम्पलीफायर। 1H की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एक तो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, कोई पर्टिकुलर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, आपको ये ना बताया जाए कि वो कंपाउंड क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इजीली आप बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर, स्केलेटल कैसा है उसका, उसके अंदर कार्बन है, अगर है कार्बन वहाँ पे, या हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन्स हैं, किस किस पैटर्न में वो लगे हुए हैं, तीन के साथ में दो अटैच्ड है या दो के साथ में तीन अटैच्ड है, कैसे, सपोज तीन के साथ में दो अटैच्ड है तो इसका मतलब उन जो तीन के साथ दो अटैच्ड हैं तो उन तीन वालों का ट्रिपलेट आएगा। ऐसे ही अगर दो के साथ तीन अटैच्ड है तो जो वो दो के साथ तीन अटैच्ड है तो उन दो वालों का क्वार्टेट आएगा। तो उससे हम बता सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकता है एटम्स की। मेडिसिनल एप्लीकेशंस तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, एनाटॉमिकल इमेजिंग के अंदर, दूसरा ट्यूमर डिटेक्शन के अंदर, जो आपकी कैंसर ऑन्कोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं सभी की सभी स्टडीज़ किसकी मदद से परफॉर्म की जाती हैं, आपकी दिस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से परफॉर्म करी जाती हैं। जब इसके अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स पास करते हैं इन द पेशेंट
ताकि हमें डिटेक्ट हो पाए हमारा पर्टिकुलर वो जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर डिटेक्टिबिलिटी हो कि उसके अंदर क्या मौजूद है, ऑन्कोजेनिक कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बहुत है, ट्यूमर डिटेक्शन, अगेन एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उसमें भी हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ आपको देख सकते हो यहाँ पे, अब ये ब्रेन है, ब्रेन का इसने एक एक्सरे डाटा प्रोड्यूस किया है। तो ये किसकी मदद से हो पाया? विद द हेल्प ऑफ दिस एनएमआर। तो इसका मतलब मेडिसिन में भी बहुत यूज़ है इसका। कोई ब्रेन स्टेम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किडनीज वगैरह या और जो कोई प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं अगर, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है। तो मोर और लेस इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मेडिसिनल एप्लीकेशंस ज़्यादा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप that you get an idea about this topic, so much so that you have a basic understanding of what is spectroscopy and in particular what is NMR in general. So I wishes you all the best for this topic. Thank you.